हेलो स्टूडेंट्स, आज की डेट है 11 अगस्त 2022 और डेली क्विज के क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज में आपका स्वागत है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इन क्वेश्चंस की तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डेली क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम के पर्पज़ से डेली प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो कंपटीशन जिस हिसाब से इंक्रीज हुआ है उसके लिए डेली आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें, हमारे वोल्केनो IAS प्लेटफॉर्म के द्वारा मेंटरशिप इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है। इस इनिशिएटिव के थ्रू आपको डेली टारगेट बेस स्टडी के लिए आपको मोटिवेट किया जाएगा, आपको टारगेट दिया जाएगा। तो आप टारगेट बेस स्टडी और अपनी स्टडी में कंटिन्यूटी रखना चाहते हैं तो आप हमारा जो मेंटरशिप इनिशिएटिव है उसको ज्वाइन कीजिए। उसके अंदर आपको मेंटर के द्वारा आपको सजेस्ट किया जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, किस तरीके से आंसर लिखने हैं, और बेसिक लेवल से स्टार्ट किया जा रहा है। 6th क्लास की जो NCERT है वहाँ से स्टार्ट किया गया है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो आप ज्वाइन कीजिए। तो फ्रेंड्स, आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज के डिस्कशन की अगर बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर ब्रह्मोस मिसाइल से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, अगर ब्रह्मोस मिसाइल की अगर हम बात करें, ब्रह्मोस में जो स्टार्ट जो वर्ड है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से लिया गया है। ये इंडिया और रसिया के द्वारा मैन्युफैक्चर्ड है। इसके अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, बेसिकली पहले अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन के अंदर है इनकरेक्ट ऑप्शन के बारे में पूछा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे हमको क्वेश्चंस के बारे में पता होना चाहिए कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है या मैच द फॉलोइंग कॉलम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को देखते हुए हमको ये समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसके अंदर इनकरेक्ट पूछा गया है। इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं? अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की, तो इसके अंदर बोला गया है ये एक मीडियम रेंज की रामजेट सुपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये बेसिकली बैलिस्टिक मिसाइल नहीं, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और ये बेसिकली लॉन्च की जाती है फ्रॉम द सबमरीन्स, शिप, एयरक्राफ्ट और लैंड से, ज़मीन से भी इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये सबसे फास्टेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वर्ल्ड के अंदर में। और एक जॉइंट वेंचर था रशिया की जो फेडरेशन का NPO है, उनका वहाँ ये ऑर्गेनाइजेशन है। और इंडिया में अगर हम बात करें, जो ऑर्गेनाइजेशन है DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो उनके द्वारा जो ब्रह्मोस सुपर एरोस्पेस है, इसको बेसिकली कंस्ट्रक्ट किया गया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट फ्रेंड्स यहाँ पे इनकरेक्ट है, हमको पता होना चाहिए। अगर दूसरे स्टेटमेंट की बात करें तो उसमें बोला है जो लिक्विड रामजेट इंजन है वो फर्स्ट स्टेज में होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने इसके फीचर्स के बारे में देखा है ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में, तो आपको पता होगा जो फर्स्ट स्टेज जो इंजन है वो बेसिकली सॉलिड रॉकेट बूस्टर के रूप से उसको जाना जाता है। जो सेकंड स्टेज इंजन है उसको बोला जाता है लिक्विड रामजेट की। और ये दोनों इंजन हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज, इन दोनों को जो मैन्युफैक्चर किया गया है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है। हमारी आर्मी के अंदर में, हमारे डिफेंस सेक्टर से ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज रिलेटेड हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं, आपको पता होना चाहिए उनके बारे में। तो यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो इसके अंदर बोला गया है कि द मिसाइल हैज़ डिफरेंट कन्फिग्रेशन ऑन लैंड, सी एंड सब सी प्लेटफॉर्म। तो ये इसके अंदर बताया गया है। अगर हम बात करें इन ऑप्शंस की, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आइडेंटिकल कन्फिग्रेशन है, डिफरेंट काइंड ऑफ कन्फिग्रेशन नहीं है। मिसाइल का जो कन्फिग्रेशन है लैंड, सी और सब सी प्लेटफॉर्म का आइडेंटिकल है। और वो यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट लॉन्च जो कंसिस्टर है वो ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड लॉन्च के लिए। तो ये कुछ बेसिकली फीचर्स हैं। तो यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट इनकरेक्ट हैं। अगर राइट आंसर की बात करें तो ए आंसर है। फ्रेंड्स, आपको ब्रह्मोस मिसाइल के जो फीचर्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। UPSC के इस प्रिपरेशन फेज में लास्ट 5 to 6 ईयर से कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर है। और ब्रह्मोस मिसाइल का इसलिए पता होना चाहिए कि अगर आप लास्ट ईयर अगर आप मेंस का पेपर देखोगे तो उसके अंदर S-400 जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है उसके फीचर्स पूछ लिए गए थे। वो न्यूज़ के अंदर में था, उसके फीचर्स मेंस के एग्ज़ाम के अंदर पूछ लिए गए थे। तो आपको जब 10 मार्क का अगर कोई क्वेश्चन लिखना है या 15 मार्क का कोई क्वेश्चन लिखना है तो आपको जो बेसिक फीचर्स हैं वो पता होना चाहिए। ये कोई बोर्ड एग्ज़ाम तो है नहीं कि आप एग्ज़ाम में गए और 2-3 टाइम्स जो आपने क्वेश्चन को लिख दिया या कुछ भी आपने लिख दिया। तो आपको क्वालिटी आंसर अगर डिलीवर करना है तो आपको फीचर्स के बारे में पता होना चाहिए। और एक स्टैटिक पार्ट है, कंटिन्यू न्यूज़ के अंदर रहता है जो ब्रह्मोस मिसाइल है। तो इसके जो मेन जो बेसिक फीचर्स हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं हमारे एग्ज़ाम के पर्पज़ से। तो यहाँ पे अगर आंसर की बात करें तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ इनकरेक्ट हैं फ्रेंड्स।
तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ से चलते हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया का जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल सिस्टम था उससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन है कि एंटी सैटेलाइट जो मिसाइल सिस्टम है वहाँ से रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन पूछा है। तो अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेटमेंट की तो इसमें बोला है कि द टेस्ट सक्सेसफुली डिस्ट्रॉयड ए लाइव सैटेलाइट इन लो अर्थ ऑर्बिट। लो अर्थ ऑर्बिट के अंदर एक लाइव सैटेलाइट को यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया था। अगर हम बात करें 2019 के अंदर मार्च के अंदर इंडिया के द्वारा ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया था। जो मिशन था इस जो हमारा अगर बात करें एंटी सैटेलाइट जो हमने वेपन जो तैयार किया है इसके लिए जो मिशन लॉन्च किया गया था उस मिशन का नाम था मिशन शक्ति। और एंटी सैटेलाइट मिसाइल का हमारा यहाँ पे टेस्ट किया गया था। और ये टेस्ट की अगर हम बात करें कि कहाँ से लॉन्च किया गया था तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड है जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था। इसके अंदर एक जो लो ऑर्बिट है वहाँ पे एक लाइव सैटेलाइट को यहाँ डिस्ट्रॉय किया गया था और इंडिया ने सक्सेसफुली जो एंटी सैटेलाइट जो वेपन है उसको डेवलप कर लिया था फ्रेंड्स। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन की, सेकंड स्टेटमेंट की, तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो यहाँ पे करेक्ट है फ्रेंड्स। फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। 2019 के अंदर ये हुआ था। मिशन शक्ति है इसका जो बेसिकली जिस मिशन के थ्रू कई बार पूछ लिया जाता है कि मिशन शक्ति इज रिलेटेड टू वोट, तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए मिशन शक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है, एंटी सैटेलाइट से रिलेटेड है। इसके अलावा मिशन शक्ति किस चीज़ से रिलेटेड है तो आपको अगर कोई पता हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो फ्रेंड्स। इसके अंदर जो सेकंड स्टेटमेंट है उसके अंदर पूछा है कि टेस्ट वाज डन इन द अपर एटमॉस्फेयर टू एंश्योर दैट देयर इज़ नो स्पेस डेब्रीज। फ्रेंड्स जो ये सैटेलाइट का जो टेस्ट किया गया था ये लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर किया गया था कि वहाँ पे ये एंश्योर किया गया था कि कोई भी स्पेस डेब्रीज नहीं होंगी और अगर कोई डेब्रीज जनरेट भी होती हैं विल डिके एंड फॉल बैक इनटू द अर्थ विद इन द वीक। ये इसलिए इसको लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर किया गया था फ्रेंड्स, लोअर के अंदर, अपर के अंदर नहीं था बेसिकली। और यूपीएससी के एग्जाम में भी अगर आप देखोगे पेपर के अंदर आप देखोगे तो प्रीलिम्स के अंदर इसी तरीके से एक टर्म को चेंज कर दिया जाएगा, एक जो वर्ड है उसको चेंज कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप देखोगे कि आपको ईयर के बारे में देखना होगा कि ऐसा बताया जाएगा इंडिया को इंडिपेंडेंस 1947 में मिली, तो यहाँ 47 को कर दिया जाएगा 49। इस तरीके से अगर कोई स्टेटमेंट है तो एक वर्ड को चेंज कर दिया जाता है। अगर हाँ आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है इसके अंदर अपर एटमॉस्फेयर कर दिया गया, तो अपर एटमॉस्फेयर नहीं है, लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर इस टेस्ट को किया गया था। अगर हम बात करें कि थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बोला है कि इंडिया इसमें फोर्थ कंट्री बन गया है जो एंटी सैटेलाइट जो व्हीकल है जो वेपन है उसको डेवलप करने में। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। फर्स्ट जो कंट्री था वो USA था, फिर रसिया था, चाइना था एंड फोर्थ इंडिया है जिसके पास जो एंटी सैटेलाइट वेपन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 और 3 यहाँ पे करेक्ट हैं, तो C यहाँ पे ऑप्शन होगा, C यहाँ पे ऑप्शन होगा, दोनों यहाँ पे करेक्ट है 1 और 3। सेकंड इनकरेक्ट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर बताया गया है कि अपर एटमॉस्फेयर में हुआ था, बल्कि वो अपर एटमॉस्फेयर में ना होके वो लोअर एटमॉस्फेयर के अंदर में इस जो टेस्ट है इसको कंडक्ट किया गया था अंडर द मिशन शक्ति। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया से रिलेटेड है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला गया है कि ये जो पोस्ट है वो स्टैट्यूटरी है इसके नेचर में, तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। जो ये पोस्ट है अगर हम बात करें सोलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया की, फर्स्ट पोस्ट होती है अटॉर्नी जनरल की जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है। तो अगर हम बात करें कि सोलिसिटर जनरल की पोस्ट, अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के अंदर आती है। आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन किया गया है अटॉर्नी जनरल को। अगर हम बात करें अटॉर्नी जनरल जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, और अटॉर्नी जनरल को बेसिकली असिस्ट करते हैं सोलिसिटर जनरल या एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो होते हैं वो लोग अटॉर्नी जनरल को हेल्प करेंगे इन जो वर्किंग है गवर्नमेंट को अगर किसी भी कोर्ट के अंदर डिफेंड करना है उसके लिए। तो बेसिकली अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है वो तो आर्टिकल 76 के थ्रू मेंशन है, बट सोलिसिटर जनरल की जो पोस्ट है वो कोई भी आर्टिकल के अंदर नहीं मेंशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट तो नहीं हुई, स्टैट्यूटरी हुई इसके नेचर में। तो अटॉर्नी जनरल की पोस्ट की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ना होते हुए सोलिसिटर जनरल और एडिशनल सोलिसिटर जनरल की जो पोस्ट होती हैं वो
स्टैट्यूटरी इसके नेचर में हुआ करती हैं। स्टैट्यूटरी का मीन्स ये है फ्रेंड्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल के अंदर नहीं मेंशन है कहीं भी, तो उनको स्टैट्यूटरी पोस्ट बोला जाता है। सेकंड स्टेटमेंट इसके अंदर बोला गया है कि गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर होता है एंड प्राइमरी लॉयर होता है। गवर्नमेंट को अगर सुप्रीम कोर्ट में डिफेंड करना है कहीं पे तो बिल्कुल सही बात है फ्रेंड्स। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया इज़ द गवर्नमेंट का चीफ लीगल एडवाइजर भी है, प्राइमरी लॉयर भी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो फ्रेंड्स दिस इज़ द करेक्ट स्टेटमेंट। अगर हम बात करें थर्ड स्टेटमेंट की, तो थर्ड स्टेटमेंट के अंदर बोला गया है कि जो सॉलिसिटर जनरल होगा वो अपॉइंट किया जाएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो फ्रेंड्स ये करेक्ट नहीं है। फर्स्ट जो पोस्ट है वो स्टैट्यूटरी है। स्टैट्यूटरी होने की वजह से जो कैबिनेट के द्वारा यहाँ अपॉइंट किया जाता है फ्रेंड्स, कैबिनेट के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं किया जाएगा, कैबिनेट के द्वारा किया जाएगा। तो 1 और 2 करेक्ट है यहाँ पे, तो बी यहाँ पे आंसर होगा। स्टैट्यूटरी है पोस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल की बात करें तो अटॉर्नी जनरल की जो पोस्ट है जो आर्टिकल 76 के अंदर मेंशन है वो बेसिकली यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल है। सॉलिसिटर जनरल की पोस्ट स्टैट्यूटरी है। सेकंड लीगल एडवाइजर होता है गवर्नमेंट का, और प्राइमरी लॉयर होता है, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के अंदर में, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में। तो फ्रेंड्स इसके अलावा अगर हम अटॉर्नी जनरल की बात करें, अटॉर्नी जनरल को जो अपना प्राइवेट वर्क है उसके लिए यहाँ पे मना नहीं किया गया है। अटॉर्नी जनरल अपना प्राइवेट वर्क भी कर सकता है। अगर आपको अटॉर्नी जनरल का जो चैप्टर है आप जब रीड करोगे, जो लक्ष्मीकांत की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनके अंदर अगर रीड करोगे तो अटॉर्नी जनरल का जो पोस्ट है वो यहाँ पे अपना प्राइवेट वर्क भी कर सकता है, प्राइवेट के कोर्ट के अंदर भी डिफाइन कर सकता है, बट उसको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए। आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि इंडिया का जो प्रेजेंटली जो अटॉर्नी जनरल है वो कौन है, तो उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट नहीं करता है, कैबिनेट के द्वारा जो कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट होती है ACC, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो होती हैं, जैसे जो IAS ऑफिसर्स होते हैं उनको भी इनके द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है। जैसे कोई भी सेक्रेटरी के रूप में अगर आप PI भी रीड करते होगे तो आपको यहाँ पे मिलता होगा कि अपॉइंटमेंट कमेटी ऑन कैबिनेट जो थी उसके द्वारा इनको अपॉइंट किया गया है रिसेंटली, शेरपा ऑफ द कंट्री या कोई भी पोस्ट है, सेक्रेटरी ऑफ द कोल, इस तरीके से। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट है, तो बी यहाँ पे आंसर होगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, यहाँ भी 3 स्टेटमेंट दिए हैं और करेक्ट पूछा है। इसमें पूछा है कि लक्षद्वीप जो आइलैंड है वो कोरल ओरिजिन का है। तो फ्रेंड्स ये तो करेक्ट है। अगर आपने ज्योग्राफिकल थोड़ी सी भी रीड की होगी तो आपको पता होगा कि जो और जितने भी लक्षद्वीप के जो आइलैंड्स हैं वो कोरल ओरिजिन के हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि कुछ जो टिपिकल जैसे मिनिकोय है, कालपेनी है, कडमात है, ऐसे कुछ आइलैंड्स हैं वो परफेक्टली जो कोरल ओरिजिन के हैं। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, सेकंड स्टेटमेंट में बोला है कि जो रिवर ब्यास है ओनली हैबिटाट है इंडस रिवर डॉल्फिन का। तो फ्रेंड्स ये भी बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें इंडस डॉल्फिन का, तो ये जो डॉल्फिन है वो स्टेट एक्वेटिक एनिमल है पंजाब का, ये हमको पता होना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि कौन से स्टेट का स्टेट एक्वेटिक एनिमल है, कौन से, तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। अगर हम बात करें गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड प्रीलिम्स के अंदर क्वेश्चन आया था 2014 के अंदर में, तो आपको पता होने थे गैंगेटिक डॉल्फिन से रिलेटेड क्वेश्चन इसलिए आया था कि नेशनल एक्वेटिक एनिमल होने की वजह से, हमारा एक्वेटिक एनिमल होने की वजह से इसका क्वेश्चन आया था। और इसका जो स्टैट्यूटरी स्टेटस है, IUCN जो स्टेटस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। IUCN स्टेटस क्या है, तो फ्रेंड्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि जो इंडस रिवर डॉल्फिन है और अगर हम बात करें कि गैंगेटिक रिवर डॉल्फिन है, इनका IUCN स्टेटस क्या है, इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे। इंडिया के अंदर अगर हम बात करें इंडस रिवर डॉल्फिन की, तो इंडस रिवर डॉल्फिन इंडिया के अंदर ओनली ब्यास रिवर है जहाँ पे मिलती है। और अगर कहीं पे भी डॉल्फिन का अगर प्रेजेंस है तो वो एक गुड इंडिकेटर होता है किसी भी रिवर की हेल्थ के लिए, उसके इकोलॉजिकल हेल्थ की बात करें तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें जो बक्सा, पलमाऊ एंड दाम्फा जो टाइगर रिजर्व है वहाँ पे कोई भी टाइगर की पॉपुलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। इसके बारे में जब टाइगर जो सेंसस होता है उसकी जब रिपोर्ट आई थी 2018 में, उसके अंदर जो हमारे इंडिया के जो 50 जब टाइगर रिजर्व हुआ करते थे, प्रेजेंटली तो 51 या 52 हैं,
आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि अभी जो लेटेस्ट है कौन सा टाइगर रिजर्व बनाया गया है, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो ये जो 3 रिजर्व हैं, यहाँ पे टाइगर की जो पॉपुलेशन है वो 0 है, जिसके अंदर अगर हम बात करें मिजोरम के अंदर है दाम्फा रिजर्व है, वेस्ट बंगाल के अंदर है बक्सा रिजर्व है, एंड झारखंड के अंदर पलमाऊ रिजर्व है। यहाँ पे जो टाइगर की जो पॉपुलेशन है, जो टाइगर की जो संख्या है वो 0 के बराबर है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो स्टेटमेंट हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो वेस्टर्न साइड की तरफ है लक्षद्वीप। अगर हम बात करें कि लक्षद्वीप का जो हाई कोर्ट है वो कौन से स्टेट के अंडर आता है, जैसे अगर हम बात करें कि जो अंडमान एंड निकोबार हैं उसका जो हाई कोर्ट है, कुछ ऐसे आइलैंड कंट्रीज़, कुछ ऐसी यूनियन टेरिटरीज जिनका खुद का हाई कोर्ट नहीं है, तो इनको कोई जो नियर बाई जो स्टेट है उसके हाई कोर्ट के अंडर इनको रखा गया है। इनकी जो केसेज हैं, जैसे हम अंडमान एंड निकोबार की करें तो कैलकाटा हाई कोर्ट इनका हाई कोर्ट है। जो भी केसेज हैं, जो भी डिस्प्यूट्स हैं वहाँ के, वो कैलकाटा हाई कोर्ट के द्वारा देखे जाते हैं। ऐसे आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना जो लक्षद्वीप है वो कौन से हाई कोर्ट के अंडर आता है, केरला के अंदर आता है, महाराष्ट्र के अंदर आता है, तो आप इसके बारे में आप बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ से जो क्वेश्चन है, जैसे अंडमान एंड निकोबार से एक बार क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि कौन सी डिग्री ऑफ लाइन है जो इनको डिवाइड करती है। 10 डिग्री से रिलेटेड एक बार क्वेश्चन आया था, तो आपको इस तरीके से भी आपको पता होना चाहिए जो लक्षद्वीप के अंदर जो 8 एंड 9 का जो रोल है, 8 डिग्री एंड 9 डिग्री का जो रोल है, कुछ जो आइलैंड्स को सेपरेट करती है, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और लास्ट ईयर भी जो लक्षद्वीप है वो न्यूज़ के अंदर में था, आपको पता होना, वहाँ पे कुछ एक ऑर्डिनेंस लाया गया था, तो उसकी वजह से काफ़ी न्यूज़ के अंदर में था। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा है करेक्ट सीक्वेंस क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में जो कोल की जो रिजर्व कंट्रीज हैं उनके बारे में यहाँ पे पूछा है। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि इंडिया में जो कोल का रिजर्व है वो 5th नंबर पे है, तो इंडिया तो यहाँ पे आंसर के अंदर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम बात करें, अगर हम इंडिया को एलिमिनेट करें, इंडिया को यहाँ पे एलिमिनेट करें, तो आप देखिए कि ए, बी एंड सी तो आंसर यहाँ पे एलिमिनेट हो रहा है, तो डी यहाँ पे हमारा परफेक्ट है, क्योंकि इंडिया का जो नंबर है, इंडिया का जो रैंकिंग है वो हमको पता होना चाहिए। इंडिया अगर हम बात करें कोल रिजर्व में, अगर बिगेस्ट कोल रिजर्व में रिजर्व कितना है, तो उसमें 5th नंबर पर आता है। इंडिया की जो रैंकिंग वो 5th नंबर पे है। और इसके अलावा अगर हम कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में बात करें, तो इंडिया का जो नंबर है वो 2nd है। जो प्रोड्यूस कितना करते हैं उसके अगर हम बात करें तो वहाँ पे 2nd है, तो यहाँ पे इंडिया नहीं होना चाहिए। इंडिया का 5th नंबर है। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले यूएसए है, फिर रसिया है, ऑस्ट्रेलिया है एंड चाइना है। अगर प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन कहाँ होगा फ्रेंड्स, जहाँ पे डिमांड होगी, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ है, चाइना के अंदर में, हाईली इंडस्ट्रियलाइज भी है, हमारे से ज़्यादा है। फिर उसके बाद में अगर 2nd नंबर पॉपुलेशन की बात करें, इंडिया में है, तो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो चाइना के अंदर है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसिंग है चाइना। 2nd नंबर पे है इंडिया, 3rd नंबर पे है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड रसिया हैं। तो फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा जो डिमांड है जो कोल की है वो चाइना के अंदर है, अभी डेवलपिंग कंट्री भी है, इस वजह से भी यहाँ इंडस्ट्री काफ़ी है। इंडिया के अंदर भी जो बेसिकली अगर हम बात करें पावर सेक्टर में या बहुत सारे सेक्टर्स हैं कोल की जो बहुत सारी डिमांड है, तो इस तरीके से इंडिया 2nd नंबर पे प्रोड्यूसिंग में है। और रिजर्व की बात करें तो 5वें नंबर पे है। इसके अलावा फ्रेंड्स यहाँ पे हम बात करें, इंडिया के अंदर जो कोल के रिजर्व हैं, लार्जेस्ट जो रिजर्व हैं झारखंड में हैं, फिर उड़ीसा में हैं, छत्तीसगढ़ में हैं, वेस्ट बंगाल में हैं एंड मध्य प्रदेश में हैं। तो ये 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे हमारे रिजर्व में सबसे ज़्यादा जो रिजर्व है कोल का, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल एंड मध्य प्रदेश। ये हमारे 5 जो रिजर्व हैं कोल से रिलेटेड, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे डी होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस डिस्कशन में इन 5 क्वेश्चंस को हमने डिस्कस किया। अगर आपको इन डिस्कशन आपको सही लगता है, आपको प्रिपरेशन में हेल्प हो रही है इस डिस्कशन के थ्रू, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए फ्रेंड्स इस डिस्कशन को। और फ्रेंड्स इन क्वेश्चंस में जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिली है वो अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन कीजिए। नोटबुक मेंटेन करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स वैसे बोलते हैं कि हम आप लिख के दे दीजिए, पर आप लिख के देखोगे तो आपको जो स्क्रीनशॉट लिया जाएगा, हाँ स्मार्ट
स्टडी का आप बोल सकते हो, बट अगर आपको लॉन्ग टर्म वे में जो अच्छे से अगर आपको स्कोर करना है, अच्छे से मेमोराइज रखना है, तो इसके लिए आप अपनी नोटबुक मेंटेन कीजिए। कोई भी क्विज के लिए एक सेपरेट नोटबुक, अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हो तो उसको फॉलो कीजिए, बट आप एक नोटबुक है उसको मेंटेन रखिए, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप क्विज से रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। तो फ्रेंड्स आज के डिस्कशन में इतना ही रखते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच।